मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। आज पाकिस्तान में जो एक बात हो रही है, एक बहुत ही खौफनाक, अंदोहनाक, बहुत ही काबिल मजम्मत, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक ऐसा वाकया हुआ सियालकोट के एक ऐसे श्रीलंकन शहरी के साथ जो कि अपने मुल्क से आकर यहाँ पर पाकिस्तान में 10 साल से काम कर रहे थे और उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर एक मजमा जमा हुआ और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में इससे पहले ऐसे वाकयात होते रहे हैं, उनको पकड़ा, उनको मारा और उसके बाद उनको जला दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त एक शदीद किस्म की बदनामी का और शर्मिंदगी का सामना है। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और आप इनके प्रोग्राम देखते हैं टैग टीवी पर, जनाब ताहिर गोरा साहब। थैंक यू सो मच ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी आलिया शुक्रिया। मगर ये वाकई ही बड़ा अंदोहनाक वाकया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि जैसा कि पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते हैं, बिलाशुबा ऐसे वाकयात पाकिस्तान में अरसा दराज से हो रहे हैं। मतलब उनकी संगीनी का आप अंदाज़ा यूँ लगा सकती हैं कि आपको और हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि किस तरह गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उसके उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने इसी तरह के केस में तौहीन रसालत के मामले में गोलियों से छलनी किया। इसी तरह शहबाज भट्टी जो अक़लियतों के मिनिस्टर थे, उनके साथ जो बहिमाना कत्ल का इसी तरह का वाक़या पेश आया और पाकिस्तान की जेलों में और पब्लिक मकामात पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। मगर आज के सियालकोट के इस वाक़या ने जिस तरह सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई और वो जो बहुत ही दिल दहला देने वाले ग्राफिक वीडियोस हैं, वो जिस तरह फैले, बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स भी हैं आलिया जो लगता है कि जिन्होंने उनका कत्ल किया उन्होंने बनाए हुए हैं और बड़ी वो अपनी तरफ से खुशी से बनाए हुए हैं कि जैसे कोई दुनिया का अजीम तरीन काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये किया। आपने ये भी इशारा दिया कि इससे पाकिस्तान की शदीद बदनामी हुई। मसला ये कि इसमें ताहिर साहब, बदनाम आपसे इसीलिए इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ कि मैं जानना चाह रही हूँ कि वहां पे इसको कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये क्या हुआ है पाकिस्तान में। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कनाडा में, अमेरिका में और यूरोपीय दुनिया में बहुत ही मजम्मत की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन उस पे जो मैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लोगों का जो एक तरह से डिफेंसिव एटीट्यूड भी देखता हूँ या इवन जस्टिफाइबल एटीट्यूड देखता हूँ, और ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो उसकी बहुत शदीद मजम्मत कर रहे हैं। वो तो उनको मजम्मत करनी चाहिए। जो मजम्मत कर रहे हैं वो कोई तीर नहीं मार रहे, उनको मजम्मत करनी चाहिए। वो हक की आवाज़ के साथ खड़े हैं, हिस्ट्री के सही रुख के साथ खड़े हैं। लेकिन जो इसको जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं या जो इसको डिफेंसिव मोड में ले रहे हैं, मुझे उन पर हैरत हो रही है। और वो कोई एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग हैं सोशल मीडिया पे। कम से कम सैकड़ों तो मैंने ज़ाती तौर पर कोई 2-3 घंटे लगा के देखे। तो इससे इतना शॉक हुआ कि किस तरह का माइंड सेट हो गया है। यानी मुझे ये लगता है कि ये वाकया इटसेल्फ तो मतलब पाकिस्तान में इस तरह के कामों का कोई अच्छा नाम तो पहले भी नहीं है। इस हवाले से ये कोई बदनामी का कोई पहला वाकया नहीं है। लेकिन उस पे जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जैसा मैंने कहा, जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इसको डिफेंसिव मोड में ले रहे हैं। जी अच्छा, ये कुछ लोगों ने, जैसे आसमा शराजी साहिबा ने ट्वीट किया और अंग्रेजी में ट्वीट था, बहुत अच्छा ट्वीट था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम आज उस मुकाम पे आ चुके हैं जिससे लगता है कि हम बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग हैं। कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। तो इस पे पाकिस्तानियों की अच्छी खासी तादाद अंग्रेजी में लिख रही है कि आप ये अंग्रेजी में जो ट्वीट दे रही हैं, आप मगरब की चमची हैं। ये रवैया है। मतलब मैं अंग्रेजी में ट्वीट देने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ये बात कर रहे हैं, आसमा शराजी साहिबा को कंडेम कर रहे हैं। तो इससे जो खौफनाक मुझे मिलता है एक तरह से रिएक्शन,
वो ये है कि क्या समाज ऐसा हो चुका हुआ है? और आप देख लीजिए कि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की, कोई 2000 से अब तक जो इंटरनेट पे नून रिकॉर्डेड वाक़यात हैं, कोई 75 के करीब लोगों को इस तरह मारा गया है। यानी अनबिलीवेबल। अभी आपको आलिया याद होगा, पिछले हफ्ते ही चारसदा में इस नौयत का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान को मारने के लिए हजूम इसी तरह थाने पर हमलावर हुआ और उन्होंने थाने को जला दिया, सारी गाड़ियां जला दी। मैं उस थाने को बहरहाल खराजे तहसीन जरूर पेश करता हूं कि उन्होंने उस मुबैना मुलजिम को हवाले नहीं किया। बचा लिया। उस थाने ने कानून की पासदारी के लिए अपने ही जो एहलकारों की जानों को एक तरह से निशाने पर रखा, और ये एक बहुत अजीम वाक़या है। कम से कम उस दिन, उस घड़ी जो उस थाने के एहलकारों ने और जो भी थानेदार होंगे वहाँ पे, SHO वगैरह, जिन्होंने ये एक कड़ा फैसला किया, तो वो ये हो गया। अब ये वाक़या जो आज का है सियालकोट में, इस पे आप देखिए कि पूछा गया पुलिस से कि भाई आप वहाँ पहुँच गए थे तो आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा हम इतनी थोड़ी तादाद में थे और वो इतनी बड़ी तादाद में थे और हमारे मजीद हमें कमक मिलती तो वो तब तक उस शख्स को तशद्दुद करने के बाद हलाक कर चुके थे, और हलाक करने के बाद भी उन्होंने अपनी जो हैवानियत है उससे कोई जान नहीं छुड़ाई। उन्होंने उस शख्स की लाश को जिंदा जला दिया। अब मालूम नहीं एग्जैक्टली कि वो उस वक्त जब उनकी लाश को जिंदा जलाया तो वो बेचारा जो शख्स था वो उस तब हयात था या फौत हो चुका हुआ था। लेकिन आलिया, ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है। ये मैं समझता हूँ, ये जिन लोगों ने ये किया, ये सिर्फ उन पर ही हमारा मातम नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जो बसने वाले साउथ एशियन रहते हैं, और जो इवन जो पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने ये तमाशा देखा, जिन्होंने ये खौफनाक माइंडसेट देखा, ये एक ऐसा वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वहाँ पे जो वीडियो सामने आ रही हैं और वहाँ पे जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, वो लब्बैक लब्बैक की वही आवाज़ें लगा रहे थे। इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। तो हमने तो कुछ दिन पहले देखा कि हुकूमती अरकान उनके पास बुके लेकर गए हैं, उनको फूल पेश किए गए हैं, उनको फूलों के हार पहनाए गए हैं। एक जिस तरह हीरो को वेलकम किया जाता है जब वो कहीं से आता है अपना मिशन पूरा करके, कहीं से फतह करके, तो जब जेल से बाहर आए हैं तो उनको हुकूमत ने इस तरीके से वेलकम किया है। तो अब मुझे बताइए ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसका पूरे का पूरा जो हुकूमती ढांचा है वो ज़िम्मेदार है, और मैं सच आपको बताऊं, सिर्फ ये आज का हुकूमती ढांचा ही ज़िम्मेदार नहीं, ये दहाइयों से जो हुकूमती ढांचे आए हैं उन सब ने अब पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, इस सफाकियत तक पहुंचा दिया है। आपने बात की कि अभी पिछले दिनों ही लबैक लबैक वालों से हुकूमत ने जिस तरह मुज़ाकरात किए हैं, हुकूमत के मुज़ाकरात तो अपनी जगह पे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावरफुल स्टेक होल्डर है, उन मुज़ाकरात की गारंटी देता है, यानी पाकिस्तान जावेद बाजवा, वो इन्हीं लबैक वालों के साथ खड़े होकर फोटो शूट करवा रहे थे। मतलब उन मुज़ाकरात से पहले इन्हीं लबैक वालों ने कहा था कि आज हम ये जो धरने हैं या जो वो सफ़र कर रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद का, वजीराबाद तक रुके हुए, तो उन्होंने कहा आज हम इन धरनों को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमारी कल रात पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात हो गई। उन्होंने हमें 100% नहीं, 1000% इंश्योरेंस दी है। तो इससे पूरी दुनिया अंदाजा लगा ले कि ये जो माइंड सेट है, इसको सपोर्ट करने वाले या इसको इंडोर्स करने वाले या इसकी तायद करने वाले कौन है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस फोटोशूट की बात या उस 1000% इंश्योरेंस की बात नहीं करता। आपको और पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को याद है कि यही जब धरने पर कुछ साल पहले बैठे हुए थे तो उनको 1,000 रुपए जो बताया जाता है, बहरहाल लफाफों में जितनी रकम भी है, लेकिन लफाफे तकसीम होते देखे पूरी दुनिया ने वीडियो क्लिप्स में, और लफाफे तकसीम करने वाले एक ऐसे शख्स थे जो तब भी जर्नैल थे, भी जर्नैल हैं। तो किससे मातम करें और किससे इंसाफ मांगे जब पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा और उसके अफराद ऑफिशियली इस माइंडसेट को
सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, इसका साथ देते हैं। तो ताहिर साहब मुझे ये बताइए, ये तो हम रोना रोते ही रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और मैं तो जिस तरह मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे तो कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही आगे मुस्तकबिल, तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ही इससे भी मजीद बदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो FATF का मामला है, और आप जानते हैं पहले फ्रांस के साथ जो मामला रहा, जिस तरीके से जब पहले TLP ने एक जुलूस निकाला और जो कुछ होता रहा, जलाओ घराओ, और कहा गया उनके एम्बेसडर को, तो वो क्या इसके ऊपर रिएक्शन देंगे? ये वाले कंट्रीज के जो जिनके पास अथॉरिटीज हैं, वो कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई ऐसा तो नहीं कुछ रिएक्शन देंगे कि जिससे हम मजीद मसले में पड़ जाएं? पहले IMF के शिकंजे में फंसे हुए हैं हम। देखिए, बात ये है कि ये डिफरेंट मौजू है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंसा हुआ है। पाकिस्तान अपने शिकंजे में खुद फंसा हुआ है। चूंकि IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसके कंट्रीब्यूटर्स पूरी दुनिया के कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान भी उसका कंट्रीब्यूटर है। अपनी अपनी इकोनॉमिक हैसियत के मुताबिक सब उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालते हैं। हो सकता है पाकिस्तान 0.1% डालता हो उसमें हिस्सा, लेकिन जाहिर है अमीर मुल्क उसमें ज्यादा हिस्सा डालते हैं। जो कुछ पाकिस्तान ने अब तक इकोनॉमिक मैस किया है, IMF तो उस इकोनॉमिक मैस के सिलसिले में पाकिस्तान को कड़ी शराइत दे रहा है ना। इमरान खान ही थे जो इकतदार में आने से पहले दावे किया करते थे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, वो एक लात मारेंगे और फलां करेंगे, ढीम करेंगे। अब वही IMF के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं ना। तो बहरहाल ये है कि ऑफ कोर्स IMF एपरेंटली या वर्ल्ड बैंक एपरेंटली तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को जेर बहस नहीं लाता। सिर्फ फैक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग है प्रिसाइजली, उसको मलहूज खातर रखता है। उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। अब मतलब पाकिस्तान फर्ज कीजिए ग्रे लिस्ट में अभी तो है, ब्लैक में भी चला जाता है, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी इटसेल्फ ठीक नहीं होती, तब तक तो पाकिस्तान चाहे वो व्हाइट में ही आ जाए, ग्रे से निकल के बाहर भी आ जाए फुदक के, क्या फर्क पड़ेगा जब तक आपने अपने हालात ही ठीक नहीं करने। अच्छा, अब ये जो इस तरह के वाकयात हैं, इससे इनडायरेक्ट जरूर असर पड़ता है वर्ल्ड बैंक, IMF और जो उसके पीछे बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो कंट्रीज उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऑफ कोर्स नंबर वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यूरोपियन यूनियन है। तो वो जाहिर है ऑफ कोर्स वो पीछे तो ये बातें चलती हैं कि भाई देखिए ये इस कंट्री में क्या हो रहा है, और ऊपर से इनका इकोनॉमिक हाल भी इतना बुरा है। तो वो फैसले तो अपेरेंटली इकोनॉमिक सिचुएशन पे कर रहे हैं कि भाई आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है। वो तो ये बातें अभी जेर बहस नहीं ला रहे, मगर फर्क इन चीजों का फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया वहां पे जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, इमरान खान के बड़े दावे थे कि हम दूध की नदियां बहा देंगे, यहाँ पता नहीं पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो ये भी कहते थे $200 बिलियन हम पाकिस्तान का कोट एंड कोट जो लूटा हुआ वापस ले आएंगे। वो $200 मिलियन नहीं ला सके, क्योंकि सब ये उनके बबल दावे थे। तो मेरा मकसद ये है कि इन वाकयात की रोशनी में कौन होशमंद शख्स या कॉरपोरेशन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई सेंसिबल पाकिस्तानी जो अब पाकिस्तान से बाहर बसता है और जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे भी हों, वो भी सोचेगा कि भाई इन हालात वाले मुल्क में जाके मैंने पैसा लगाना है, वहां घर खरीदना है या कोई बिजनेस करना है। वो भी कुछ सेंसिबल आदमी तो नहीं सोचेगा। लेकिन ये वो वाकयात हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी बदनामी के हवाले से या पाकिस्तानी अपनी बदनामी के हवाले से फिक्र करना बंद करते हैं। इस पे कोई ज्यादा तशवीश ना करें। सोचें कि उन्होंने जो अपने ही मुल्क का हाल कर दिया है, जो मुल्क वो आसमान तक लेके जाना चाहते थे, आज भी वो बुलंदो बांग दावे करते हैं, वो कैसे पताल तक पहुंचा चुके हैं, और कैसे वो मुल्क खुद उनके रहने के ही काबिल नहीं रहा। ताहिर साहब, ये जो आपने बात की, तशवीश तो आम जो अवाम है वो देख रही है, उसको तकलीफ भी होती है, तशवीश भी होती है। या फिर ये कि जो लिखारी हैं, जो बोलने और लिखने वाले हैं, वो वही बात करें। जिनके जिम्मे काम है उनको कोई तशवीश, कहते हैं हो जाते हैं, इस तरह के वाकयात तो होते रहते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा, हम बात कर रहे थे कि देखिए अभी जो खबर आई 2 दिन पहले कि जनाब CEOs जो पूरी दुनिया के हैं, बड़ी टेक कंपनीज के, वो भारत से हैं, इंडिया के जो हैं रूल कर रहे हैं पूरी टेक कंपनीज पर।
हमारे जो है वो स्पेस, टेक्नोलॉजी, साइंस तो कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। और फिर ये वाले वाक़यात मतलब इस तरह का माइंडसेट कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमने लगाने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब हम ये समझें कि अगले 10, 20, 50 साल तक हमारा कोई इरादा नहीं है और ना हम ये वाली कौम निकल के उस तरफ जा सकती है। देखिए जी, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। आपने भारत के साथ कंपैरिज़न की बात की। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। इकोनॉमिक हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी हो, कहीं पर भी भारत के साथ कंपैरिज़न मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बात अब सोचनी ही नहीं चाहिए। इस बात पे कोई ऑब्सेशन ही नहीं रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हमारे इवन जो कोट अनकोट सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो बड़ी मज़े की बात कर रहे हैं इसी सियालकोट के अफ़सोसनाक वाक़ये के तनाज़ुर। वो कह रहे हैं जी अब साउथ एशिया में बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़यात हो रहे हैं कि देखिए भारत में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। यानी वो अब बराबरी कर रहे हैं ये कह के कि जी वो बराबरी इधर तो मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो, कामरानी की तरफ कोई बराबरी की बात हो। वो ये कहते हैं भारत में भी वाक़यात होते हैं, लिबरल्स भी शामिल हैं। मोदी साहब की दूसरी सरकार जा रही है। अब आप देख लीजिए कि 7 साल में जो वहाँ पे मौत 4 वाक़यात जो बताए जाते हैं, 4 साल में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के कंट्रीज़ में, और उनको इतना उछाला जाता है कि जी ओ अच्छा जी पाकिस्तान भी बराबर है, अब भारत भी बराबर है। बराबरी करनी है ना इनको हर मामले में। तो वो ये अच्छा, वो जो 3-4 वाक़यात हैं, वो मैंने पूरी जर्नलिस्टिक तहकीकात की। भारत में हमारे जो टेलीविज़न के नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए तहकीकात की और बड़ा इस पे आप भी तहकीकात आलिया कर लीजिए और ये जो लिबरल हैं, ये भी तहकीकात कर लें। सोए एक वाक़ये के उसमें पहली बात ये है कि हुकूमत की किसी किस्म की कोई सरपरस्ती शामिल नहीं होती। वो सब लोकल इश्यूज़ होते हैं, लोगों के लोकल झगड़े होते हैं, जो भारत में ऐसे चंद एक वाक़यात हुए हैं। इवन अगर आप याद करें जो भारत की पिछली सरकारें थी, बीजेपी की इस सरकार से पहले, तब तो कम्युनल वायल होता था। इस सरकार ने भारत में कोई ऐसा वाक़या नहीं है। मेरे अपने मुसलमान जो भारत में दोस्त हैं, मैं हज़ारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानता हूँ। उनसे मेरी बातचीत भी होती है, राब्ता भी रहता है सोशल मीडिया पे। कोई ऐसा वाक़या भारत में नहीं होता जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको उसकी ओपन सपोर्ट, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दो, उनकी एम्बेसी को बंद कर दो, और हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात को मानेंगे। यही मुआहदा हुआ था ना। फिर बाद में हुकूमत ने कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली हमारे लिए। भारत के साथ अब जो कंपैरिजन करते हैं ये लोग, वो बजाय साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी आपने आलिया बात की उसमें करें, उसमें तो 0/0 है। दूसरी तरफ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वो कंपैरिजन भी गलत होता है, टोटली गलत मेरा होता है। यही था कि कंपैरिजन अगर करना है तो उन चीजों में कीजिए कि कहाँ जी उनकी इकोनॉमी पहुंची हुई है, उनकी आप जमहूरियत देखिए, आप उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब वो कहाँ पहुंच गए, इसमें कंपैरिजन करें। देखिए इसमें ही सिर्फ काफी नहीं है डेमोक्रेसी। अब वो ये कहेंगे हम, हाँ मोदी साहब के चूंकि भारत में जो लिबरल हैं वो कुछ थोड़ा सा वो अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं मोदी साहब को, उनका पॉलिटिकल एक वो होता है एजेंडा, और हर जगह दुनिया में होता है। अब पाकिस्तानी लिबरल्स भी और जो पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स हैं वो सारे के सारे बोरो कर लेते हैं, ओहो हो जी देखेंगे बराबर हो गए हम। मगर आपके सामने किसानों का कोई 1 साल से ज्यादा वहां पे एहतजाज हुआ, और किसानों के कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए पिछले, यानी इसी साल 2020 में जनवरी में लाल किले पे उनके कुछ लोगों ने किसानों के एहतजाज के नाम पे वहां हमला कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स लापता हुआ वहां पे? किसी शख्स को इदारे भारत के उठा के ले गए? डेमोक्रेसी की स्पिरिट देखिए। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते ही कौम से कहा कि भाई हम कन्विंस नहीं कर सके, हम अपने जो फॉर्म लॉज हैं वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। मतलब ये स्पिरिट है। फिर ये कंपैरिजन करते हैं जी, नहीं जी मोदी जी के आने से डेमोक्रेसी भारत की भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, उनके आने से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, वहां भी माइनॉरिटी राइट्स के सिचुएशन खराब हो गए। यानी शर्म नहीं आती, इवन कम हो गई।
बेहतर से बेहतर तरक्कियां हो रही हैं और ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने लेंस से। अब देखिए आखिर में मैं आलिया इतना ही कह सकूंगा कि जिस तरह पाकिस्तानी अपने लेंस से कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ हर चीज में, करते रहें, इससे भारत का क्या बिगड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान के हालात जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं उसको सेलिब्रेट कर लें तो मैं उनको दाद दूंगा। थैंक यू सो मच ताहिर गोरा साहब। बस आपने जो आखिर में बात कह दी वो काफी है, उसके बाद जो है कुछ और कहने का कुछ बनता नहीं है। इसी आखिरी नोट पर आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।